हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसकी एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो है अधिगम यानी कि लर्निंग, और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या और इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम को लेकर, जो भी फर्स्ट ईयर के पेरेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है अधिगम का। तो जो मीनिंग है वो अधिगम का है कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है जिससे वे अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते रहते हैं। मतलब कहने का है अर्थ कि जो भी व्यक्ति है वो नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है और उससे अपने व्यवहार में वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहता है। और ये जो नवीन और यानी कि नए अनुभव हैं वो व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा साथ ही संशोधन भी करते हैं, क्योंकि जो अगर हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो हम उससे जो बुरी चीज़ें हैं उसको हम संशोधन करते हैं, यानी उसको हम ठीक करते हैं। कहने का अर्थात है कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम या सीखना कहते हैं। फिर एक उदाहरण से हम यहाँ समझेंगे कि अधिगम क्या है। तो जब कोई बालक किसी जलते हुए दीपक को छूता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उस चीज़ से अगर हमें अच्छा सुख मतलब पॉजिटिविटी मिलती है तो हम उस चीज़ को करते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ से हमें नेगेटिविटी यानी उससे हमें कुछ दुखद परिणाम प्राप्त होता है तो उस चीज़ को हम नहीं करते हैं। उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल में बताया है कि अगर जो बच्चा उस जलते हुए दीपक को छूता है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो वो क्या करता है पुनः यानी दोबारा उस क्रिया को नहीं करना चाहता है। जैसे हम लोग भी नहीं करते हैं। अगर हम लोग को कोई अनुभव अच्छा प्राप्त होता है तो उसको हम करना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छा अनुभव हमें प्राप्त नहीं होता उसको दोबारा हम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ से फिर हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने सीखने को मानसिक प्रक्रिया का नाम बताया है और इस प्रक्रिया के 2 मुख्य विशेषताएं भी बताई हैं, जो कि पहला है निरंतरता और दूसरा है सार्वभौमिकता। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो सीखना क्या है वो सर्वत्र और सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे मनुष्य कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। फिर हम कुछ अधिगम की परिभाषाएं देखेंगे। जैसे गिलफोर्ड महोदय ने बताया है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का जो भी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। फिर स्किनर महोदय ने बताया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। फिर वुडवर्थ के अनुसार है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये तो बात हो गई कुछ फिलोसफर्स के द्वारा अधिगम का डिफिनेशन। अब हम अधिगम की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे जो है अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है कि अधिगम जो है वो सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड है कि सीखना परिवर्तनशील प्रक्रिया है। सीखना डे बाय डे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं, तो सीखना जो है परिवर्तनशील प्रक्रिया है। थर्ड है कि सीखना जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फोर्थ नंबर है अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है, कि अधिगम के द्वारा ही हम किसी चीज़ को अडेप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं, तो अधिगम क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। फिफ्थ नंबर है अधिगम अनुभवों का संगठन है, जिसको कह सकते हैं। फिर सीखना उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी कुछ ना कुछ उद्देश्य से ही लर्निंग करते हैं, यानी जो भी अधिगम प्राप्त करते हैं हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। अगर हम बीएड भी कर रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीखना है वो क्या है, उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित है, और अधिगम के द्वारा ही अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। 7 नंबर है सीखना नया कार्य है। फिर 8 नंबर है अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो अधिगम है वो हम व्यक्तिगत भी करते हैं और समाज के द्वारा भी करते हैं। 9 नंबर है अधिगम विवेकपूर्ण कार्य है। फिर यहाँ से 10 नंबर हम देखेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है।
11 नंबर इस अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जितने भी विकास है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, ये सब विकास के लिए अधिगम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अधिगम जो है सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। 12 नंबर है अधिगम जो है या फिर सीखना वातावरण की उपज है। हम सभी जानते हैं कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो हम अपने वातावरण के द्वारा ही सीखते हैं। अगर वातावरण ना हो तो हम कुछ भी अधिगम के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो सीखना है वो वातावरण की उपज है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि प्रभावशाली अधिगम के क्या क्या उपाय हैं। तो यहाँ पे अधिगम को प्रभावशाली बनाने के निम्नलिखित उपाय हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 है वो है उद्देश्य या सीखने की इच्छा। उद्देश्य अथवा सीखने की इच्छा से मतलब है कि अगर किसी भी बच्चे में सीखने की इच्छा विकसित कर दी जाए तो उस बालक को सीखना और सिखाना दोनों ही बहुत ही आसान हो जाता है। यदि अगर किसी बच्चे को बिना उद्देश्य के और या उसकी बिना इच्छा के कुछ सिखाया जाए या कोई कार्य कराया जाए तो वो सीखने में संतोष प्राप्त नहीं कर पाता और वो उसके लिए उद्देश्यहीन बन जाता है। सेकंड है कि सीखना आनंददायक होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि अगर लर्निंग शुड बी इंजॉयबल, यदि बालक को प्रदत्त जो भी ज्ञान प्राप्त है अगर वो आनंददायक नहीं होगा तो उस चीज़ को सीखने में उत्सुकता नहीं दिखाएगा। अगर वो उत्सुकता नहीं दिखाएगा तो वो उसके लिए कष्टदायक हो जाएगा, उस चीज़ को भूलना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो भी लर्निंग है उसको आनंददायक होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीख सके और अपने माइंड में उसको कैच कर सकें। थर्ड है कि प्रगति और परिणामों का ज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में जो प्रगति हो वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी विषय को सीखने के बाद या सीखने के दौरान बच्चे की प्रगति का परिणाम बता दिया जाए तो उसके सीखने की उत्तेजना बनी रहती है। यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं और उसमें मेरा क्या परफॉर्मेंस है अगर वो बच्चे को बता दिया जाए तो बच्चे उस चीज़ में और अच्छे प्रगति कर लेंगे और उनका जो सीखना है और प्रभावशाली हो जाएगा। फोर्थ नंबर है तटस्थता का अभाव यानी लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। फिफ्थ नंबर है बच्चों की प्रशंसता और 6 नंबर है प्रतिद्वंद्विता एवं सहयोग की भावना। ये सारी 6 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे प्रभावशाली अधिगम के कुछ उपाय हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम अधिगम की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो भी कुछ परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है और अधिगम की प्रकृति में बहुत सारी बातें निहित होती हैं। जैसे पहला नंबर 1 है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। सेकंड है कि अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। थर्ड है अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि अगर जब तक व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करेगा वो कुछ सीख नहीं पाएगा। फिर यहाँ से 4 नंबर है वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन आता है या फिर परिवर्तन व्यक्ति में लाया जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। जो भी व्यक्ति कुछ सीखता है वो उसके इच्छा अनुसार होता है और वो उसको अस्थायी रूप में रखेगा या अस्थायी यानी कि परमानेंट रखेगा या फिर टेम्पररी, ये उस पर डिपेंड करता है। 5th नंबर है अधिगम सहज क्रिया नहीं है। मतलब अधिगम एक इंसान खुद नहीं कर सकता, उसके लिए उसको ग्रुप चाहिए, फिर लोगों से इंटरेक्शन ज़रूरी है तभी वो अधिगम कर सकता है। 6 नंबर है अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यानी कि अधिगम जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का अधिगम कर रहे हैं। अगर हम अच्छी चीज़ों का अधिगम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम बुरी चीज़ों का अधिगम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर 7 नंबर है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। अधिगम के द्वारा ही हर व्यक्ति के व्यवहार में कुछ न कुछ मानवीय परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो अधिगम है वो परिवर्तन में मानवीय क्रिया है। फिर यहाँ से 8 नंबर है अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम की जो भी प्रक्रिया है हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही अधिगम करता है। तो अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। 9 नंबर इसकी अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति वर्तमान व्यवहार को परिवर्तित करके नया व्यवहार ग्रहण करता है। फिर उसके बाद हम 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर जो है वो अधिगम व्यक्ति को नए समायोजन के लिए तैयार करता है। यानी कि किसी के साथ भी एडजस्टमेंट करने के लिए अधिगम का होना बहुत ही आवश्यक है।
अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति जल्दी ही समायोजन कर सकता है। फिर यहाँ से 11 नंबर है, अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके व्यवहार के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों व्यवहार अधिगम के द्वारा ही सीखे जाते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। फिर 12 नंबर है यहाँ से कि अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम सभी जानते हैं कि हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए जो अधिगम है वो हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 13 नंबर कह रहा है कि जो मैच्योरिटी, थकान, बीमारी एवं नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अधिगम जो है सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर नशे से कुछ सीख रहा है या फिर बीमारी से उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम का संबंध नहीं रख रहा है। जैसे कि अगर कोई ड्रिंक करके नशे में रोड पे झूम रहा है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो अधिगम है, इसका अधिगम से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए अधिगम जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर बैड चीज़ें से अधिगम का कोई संबंध नहीं है। तो होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।